नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय आपने डिस्कवरी और जियोग्राफी चैनल पर बहुत सारी चीजें जानवरों से जुड़ी हुई देखी होगी, किंतु आज हम जो चीज बताने जा रहे हैं वह डिस्कवरी चैनल या जियोग्राफी चैनल की नहीं, बल्कि पिपलोदा नगर में एक स्नेक रेस्क्यू के दौरान हुई एक ऐसा वाकया हमारे सामने आया है कि हमने जीवन में पहली बार उस चीज को देखा। नजारा ऐसा था कि जब स्नेक रेस्क्यू के दौरान भुजंग काला नाग, जिसे मौत के दूसरे नाम से जाना जाता है, एक परिवार को देखने के पश्चात सर्प मित्र गणेश मालवीय को तुरंत फोन लगाकर बुलाया। जब जाकर उसे रेस्क्यू किया तो पता चला कि उसने कोई चीज खा रखी है जो अमूमन सांप खाते ही है, किंतु उसे उठाते ही उस सांप ने जो खाया था उसे उगल दिया और पता चला कि यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि उसी की प्रजाति का ब्लैक कोबरा नागिन को खाकर अपने पेट भर रहा है। इसके तुरंत बाद हमें एक और झटका लगा कि और वह ये था कि वह नागिन पूरी तरह से स्वस्थ और जिंदा थी। दोनों नजारे देखने के पश्चात हमें डिस्कवरी और जियोग्राफी चैनल की याद आई, किंतु ये चीज हमारे लिए हमारी आंखों के सामने लाइव घट रही थी, जो कि रोमांच से भरी हुई थी। वीडियो देखिए और आप भी इस चीज का आनंद लीजिए। प्रकृति कितनी अद्भुत चीजों से भरी हुई है, जो कि आप सबके सामने है। आपने यह चीज जो है बहुत ही रोमांच पैदा करने वाली डिस्कवरी या ज्योग्राफी चैनल पे देखी होगी, और आज इसी चीज को मैं लाइव उस रेस्क्यू के दौरान जो वीडियो हमने बनाया है वो आपके समक्ष होगा। आप देख करके दंग रह जाएंगे, क्योंकि अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय ऐसी क्या चीज है जो मैं आज आपको इतना विस्मय करने वाली चीजें बता रहा हूं। आपने कभी सांपों को भोजन करते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। तो आपने क्या देखा होगा कि भोजन में सांप, चूहे, मेंढक, छोटे जीव, आप गिलहरी, आपने देखा होगा छछूंदर या कुछ और ऐसी रेंगने वाली चीजें जिसको हमने ध्यान से न देखा हो, लेकिन उसने उसका आहार बनाया होगा। लेकिन कल एक ऐसा वाकया हमारे साथ हुआ जिसको देखकर मेरा इन सर्व रेस्क्यू के दौरान के 17 साल की लाइफ में पहली बार हुआ। ऐसा क्या हुआ आप भी आप सोचने को मजबूर होंगे। बहुत ही विचित्र और अकल्पनीय चीज हमारे साथ हुई। कल रात को एक फोन आया और हम गए स्नेक रेस्क्यू के लिए। जैसा हम जाते हैं, वहां जाकर के हमने देखा कि कोबरा सांप पट्टी के बीच में, फंसी के बीच में छुपा हुआ है। जब हमने उसका सावधानी से रेस्क्यू किया, जैसे कि आप वीडियो देखेंगे, रेस्क्यू करने के पश्चात हमने पाया कि उस सांप ने कुछ खाया हुआ है। तब हमने बहुत साधारण तरीके से उस सांप को निकाला, क्योंकि हो सकता है कि उसके खाने की उस प्रक्रिया में हम विघ्न न डालें और उसको वैसा ही वैसा खाया, क्योंकि सांपों को वैसे भी खाने के लिए बहुत कम मिलता है, बहुत स्ट्रगल करते हैं ये। और उस स्ट्रगल के बाद जब हम रेस्क्यू करते हैं तो उसके मुंह से वो निकाल देते हैं, तो वो उसका मेहनत जो है वो जाया चली जाती है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उस सांप को बराबर धीरे से निकाला। निकालने के बाद उसको डब्बे में जब पिक करने के हम निकले, तब सांप ने लगभग 10 मिनट पहले ही अपना आहार कुछ लिया था, जो हमने उसको वहां पर देखा। जैसे ही सांप को निकाला गया, उसके मुंह से एक छोटी सी चूहे की पूंछ के समान एक दिख रहा था। उस पूंछ को देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ कि हो सकता है सांप ने अभी अभी कुछ खाया है। उसको देखते हुए हमने उस सांप को धीरे से बाहर लिया, लेकिन चूंकि उसने तत्काल उस समय खाया था लगभग 5 से 10 मिनट के दायरे में, अब क्या खाया था ये हमारे लिए एक अनजान विषय था। जब उस सांप को जैसे ही हमने बाहर लिया और उसको पैक करने के लिए आगे बढ़े हम, तो तत्काल उस सांप ने अपने शरीर में से उस जो चीज जीव खाया था वो निकाल दिया। निकालने के पश्चात जैसे ही हमने उसको देखा, हमारी आंखें दंग रह गई। और उसका कारण क्या था कि जो सांप ने खाया था वो एक और कोबरा सांप था। जी हाँ, एक कोबरा सांप जो जहरीला होता है और जिसने खाया वो भी जहरीला होता है। लेकिन उस भुजंग ने, उस कोबरा नाग ने एक छोटे कोबरा को खाया, और वो थी फीमेल कोबरा। उसको खाने के पश्चात वो अपने टाइम लेकर के उसको गलाने के लिए फंसी के नीचे छुपा हुआ था, और जो परिवार था उन्होंने देखा और हमें रेस्क्यू के लिए बुलाया। उसकी जिस कोबरा को खाया था उसकी तकरीबन लंबाई 2.5 फीट की थी, और जिसने खाया था उसकी तकरीबन लंबाई 5 फीट से ज्यादा थी। और साइज, एज भी देखा जाए तो वो सांप काफी एज वाला था, क्योंकि भारी से मतलब वजन में भारी नहीं, उम्र से भी था। और वह एक ऐसा सांप था जो काफी लंबे समय तक इस क्षेत्र में विचरण कर रहा था। उसने कोबरा फीमेल सांप को निगलने के पश्चात रेस्क्यू के दौरान वापस उगला। हमने देखा तो वास्तव में आपको एक दूसरा शौक लगेगा कि वह फीमेल कोबरा जिंदा थी। हमने उस रेस्क्यू के दौरान यह चीज पाई कि जैसे ही हमने एक सांप का रेस्क्यू किया, तो तुरंत उसके पेट में से दूसरा कोबरा निकला और वो भी जिंदा। विनोद कुमार मीना, पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह कनेश के कुशल नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम को इलेक्ट्रॉनिक डाटा के आधार पर 50 से अधिक संदेहियों से पूछताछ कर 1 वर्ष से लंबित अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पूछताछ की गई जांच में कोई बाहरी व्यक्ति की शंका नहीं होने पर तथा साक्षी दिनेश पटवारी द्वारा घटना दिनांक को पृथक समृत
बलाई व परिवारजनों में विवाद होना बताया गया। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाकर ये ज्ञात हुआ है कि मृतक की हत्या में मृतक के परिजन पर ही संदेह है। संदेह के आधार पर मृतक के पुत्र गोपाल बलाई से गहनता से पूछताछ की गई, जिसके द्वारा पूछताछ पर प्रारंभ में गुमराह करता रहा, जिसे प्राप्त साक्ष्य आधार पर कठोरता से पूछताछ करते उसके द्वारा बताया गया कि उसके पिता मृतक समृत बलाई शराब पीने का आदी होकर रोजाना घर पर लड़ाई झगड़ा करता रहता था तथा कृषि से प्राप्त होने वाली आय को भी शराब पीने के लिए खर्च कर देता था। मेरी माताजी व परिवार के सदस्यों के साथ आए दिन मारपीट करते रहते थे। घटना दिनांक को भी जब मृतक के द्वारा काफी शराब पीकर मां के साथ मारपीट कर उन्हें प्रताड़ित किया था तथा पुनः शराब पीने के लिए ग्राम अरनिया गुर्जर के आथमना खला में जाकर बैठ गया था। हत्याकांड हुआ था जिसके अंदर समृत बलाई करके एक पुरुष था, जिसकी मौके से जब लाश बरामद हुई थी तो उसके गले पे लिगेचर मार्क पाए गए थे। तो इसीलिए मार्क कायम करने के तुरंत पश्चात हमारे द्वारा उसमें 302 की कायमी कर ली गई थी। तत्पश्चात उस प्रकरण की जांच चल रही थी। जैसे कि हत्या के प्रकरण में हमारे द्वारा हर पहलू पे जांच की जाती है, तो सर्वप्रथम हमारे द्वारा जो भी बाहरी पहलू हो सकते थे, जैसे उसका किसी से लेन देन या किसी से संबंध, इस प्रकार की सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर हमारी जाँच चल रही थी। वह सारी पॉसिबिलिटीज़ जब ख़त्म हुई तो हमारे द्वारा इसके अंदर टेक्निकल आधार पे जो परिवारजन थे उनके टेक्निकल आधार पर उनके जांच में एविडेंस जुटाए गए और उसके पश्चात हमारे द्वारा जब हमारे पास समुचित एविडेंस हमारे पास कलेक्ट हो गए थे तो हमारे द्वारा उन एविडेंस के आधार पे हमने उनकी पूछताछ करी, जिसमें उनका जो बड़ा पुत्र था गोपाल बलई करके, उसके द्वारा घटना घटित करना कबूला। उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके पिताजी शराब पीने के आदी थे और आए दिन वह अपनी घर में लड़ाई झगड़ा किया करते थे और घर के खर्चों के लिए पैसे भी नहीं दिया करते थे। तो इस प्रकार समझाने वश वे अपने पिताजी के पास गया जब वे शराब का सेवन कर रहे थे, उनके बीच में झुमाझट की हुई, तब जाकर उसने रस्सी से अपने पिताजी का गला घोट दिया और उसके पश्चात लाश को वहाँ फेंक के घर पे आके उसके द्वारा नाट्य रूपांतरण पिताजी को ढूंढने का किया गया। तो इस प्रकार पूरे ही घटनाक्रम में हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। विकलांग शिविर में नहीं पहुंचे स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ। शासन द्वारा आज विकलांग शिविर का श्यामपुर तहसील के ग्राम चांदबड़ जागीर में शिविर सीहोर कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार विभिन्न तारीखों में जनपद पंचायत के पीसीओ, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम पंचायत सचिव को शिविर में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे, किंतु ग्राम पंचायत चांदबड़ में मात्र सचिव जनपद पीसीओ आयुर्वेद अस्पताल से मैडम डॉक्टर अर्चना जी उपस्थित रहीं। अन्य विभाग से कोई विभागीय कर्मचारी शिविर में उपस्थित नहीं था। डॉक्टर अर्चना द्वारा जांच की गई, किंतु प्रमाण पत्र के लिए विकलांग बैठे रहे। स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं पहुंचा। मैडम जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर वंदना राजे सिंह जी, किस पोस्ट पे हैं? आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पोस्ट पे हूँ। कहाँ? देवली सीहोर में पोस्टेड हूँ अभी फिलहाल। हाँ, यहाँ पर आज जो विकलांग शिविर लगाया जा रहा था, इसमें आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आपका क्या कार्य है इसमें? एक्चुअली हमें जो दिव्यांगजन आने वाले हैं उनकी हमें स्क्रीनिंग की गई है, जो हम अभी कर रहे हैं। और डॉक्टर लोग जो आने वाले थे इसके सर्टिफिकेट कौन इश्यू करेगा विकलांगों के? हमारी जिला चिकित्सालय की टीम जो यहाँ पे गठित की गई है वो करने वाली है सर्टिफिकेट इश्यू। तो उनके आने की संभावना है क्या? हाँ जी। नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है भाई, 12 बजे से शेड्यूल चालू होना था अभी तक, यानी कि डॉक्टरों के पते। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम शशांक शर्मा है, मैं जिला प्रबंधक हूँ NRLM के अंदर। ये जो आज कार्यक्रम साधारण सभा का रखा गया है, ये इसका उद्देश्य और क्या है? हाँ, बेसिकली जो समूह से जुड़ी महिलाएं हैं वो समूह में जुड़ती हैं, उसके बाद वो ग्राम संगठन बनाती है और उसके बाद जो 20 से 25 ग्राम संगठन मिलकर एक संकुल स्तरीय संघ बनता है। तो अहमदपुर क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सावित्रीबाई फुले इन्होंने संकुल स्तरीय संघ का गठन किया था। बेसिकली क्या होता है कि जब ये संकुल स्तरीय संघ काम करता है तो इसमें केवल गांव से जो ग्राम संगठन की दीदियां हैं वो पदाधिकारी के रूप में वहाँ आती है और उनकी बैठकें होती हैं, तो अन्य दीदियों को उसके बारे में जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो ये हर साल एक साधारण सभा का आयोजन होता है जिसमें कि संकुल स्तरीय संघ में क्या क्या काम किए जा रहे हैं, वो कैसे कैसे काम कर रहा है, जो भी उन्होंने ऋण दीदियों को दिया है, जो भी अच्छे काम उनके द्वारा किए गए हैं वो साझा करते हैं दूसरी दीदियों के साथ में।
तो साधारण सभा के माध्यम से एक ये है कि दीदियों का मेल मिलाप भी होता है, वो आते हैं, मिलते हैं और जितने अपने पुराने एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। जो दीदियाँ नए काम कर रही है वो भी वो एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। तो ये सभी चीज़ें साधारण सभा में होती है। और ये साधारण सभा जो है ये वार्षिक आयोजित की जाती है और इस साधारण सभा के पहले इनका सीए के द्वारा और इंटरनल सीआरपीओ के द्वारा भी ऑडिट भी होता है। तो ऑडिट के बाद में ये अपना साधारण सभा का आयोजन करते हैं। अभी तक कितनी दीदियों को मतलब राशि वितरण की जा चुकी है? अभी तक जैसा इन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 90 लाख रुपए जो है सावित्रीबाई फुले में एनआरएफ के माध्यम से आए थे, जिसमें कि वर्तमान स्थिति में 60 से 65 लाख रुपए ऋण के रूप में दीदियों के लिए चल रहे हैं। ये जो ऋण दिया जाता है ये एक समूह को 75,000 से 1 लाख रुपए के बीच में दिया जाता है, जैसा समूह का डिमांड होता है। और उसके बाद समूह जो है इनको ग्राम संगठन के माध्यम से ऋण वापसी करता है। तो ये जो चक्र है ये रोटेशन के माध्यम से चलता रहता है। सीहोर ब्लॉक में कितना बटा? सीहोर विकासखंड में हम देखा जाए तो लगभग ये 10 करोड़ के आसपास का जो राशि है ये संतुलित स्तरीय संघों को बटी हुई है। अभी तक जितने समूह हैं वो सुचारू चल रहे हैं? हाँ, जितने भी हमारे समूह हैं वो सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समूह जो हैं प्रॉपर मॉनिटरिंग के कारण कुछ वो मीटिंग बंद कर देते हैं। तो दीदियों के माध्यम से, हमारे सीआरपीओ के माध्यम से उनसे संपर्क किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आप अपने समूह को निरंतर रखिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी योजना है, उनको बेनिफिट मिलेगा और वो अपने आमदनी बढ़ाएंगे, अपनी गतिविधि बढ़ाएंगे तो उनको आय अर्जित होगी। थैंक यू। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सूसनेर में गुरुवार को शाम 5 बजे थाना सूसनेर में नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजित की गई। बैठक में तहसीलदार रामेश्वर दांगे एवं थाना प्रभारी केशर राजपूत, जनपद सीईओ सूसनेर जितेंद्र सिंह धाकरे द्वारा बैठक में उपस्थित नगर के गणमान्य नागरिकों एवं शांति समिति के सदस्यों से 22 सितंबर से आयोजित शक्ति एवं उपासना का पर्व नवरात्रि के अवसर पर नगर में विभिन्न स्थानों पर घट स्थापना एवं 29 सितंबर को मां शीतला मंदिर से प्रतिवर्षानुसार निकाली जाने वाली चूनर यात्रा एवं 2 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत विजयदशमी पर्व पर रावण दहन की तैयारियां एवं सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही वाल्मीकि जयंती पर सफाई व्यवस्था आदि के निर्देश बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने नगर परिषद के कर्मचारियों को दिया। इस अवसर पर बैठक में नगर के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण सहित नवदुर्गा उत्सव समिति एवं दशहरा उत्सव समिति के सदस्य उपस्थित थे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। विभाग द्वारा पेयजल टंकी परिसरों की साफ सफाई एवं जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्रामवासियों को पेयजल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने और सुरक्षित जाल के उपयोग हेतु प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत सीतामऊ विकासखंड के ग्राम एरा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में पीएचई विभाग की सहभागिता रही। शिविर में जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं गरुड़ विकासखंड के ग्राम जमुनिया में जल स्रोतों का क्लोरिनेशन प्रयोगशाला प्रशिक्षण हेतु जल नमूनों का संग्रह, फील्ड टेस्टिंग किट का वितरण किया गया तथा ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह कनेश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शुक्रवार को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने थाना क्षेत्र के गांव सिखेड़ी, झिरखन और बासाखेड़ी के डेरों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस को कई घरों में अवैध कच्ची शराब बनाने की गतिविधियां मिली। मौके से करीब 2000 लीटर लाहन कच्ची शराब बनाने में उपयोग होने वाला पदार्थ बरामद कर नष्ट किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस अभियान के तहत जिन लोगों पर अवैध शराब बनाने व बेचने का आरोप पाया गया, उनके खिलाफ 34 आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से गांव में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी कनेश ने स्पष्ट कहा है कि क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। उप निरीक्षक कामेंद्र सांवले ने जानकारी दी कि जिला आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है कि 15 सितंबर से 18 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें शहर व आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से मदिरा विक्रय, परिवहन एवं भंडारण करने वालों पर कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान इंद्रनगर से नरेंद्र पिता लक्ष्मी नारायण से 12 पाव प्लेन देशी मदिरा, सीतामऊ फाटक से विजय मोई पिता मोहनलाल से 18 पाव प्लेन देशी मदिरा, सीतामऊ फाटक से ही विनोद पिता पारूमल से 8 बियर कैन एवं 9 पाव देशी प्लेन मदिरा एवं अभिनंदन नगर से बंकट पिता भवानी से 21 पाव प्लेन देशी मदिरा, वीरेंद्र पिता कैलाश से 15 पाव प्लेन देशी मदिरा जब्त की।
इस प्रकार की कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। जब्त की गई अवैध शराब का कुल मूल्य 6585 रुपए आंका गया है। जावरा की ग्राम पंचायत नयानगर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर में शिक्षा विभाग की अनदेखी से बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। विद्यालय के शिक्षिकाओं ने इस गंभीर विषय को लेकर शिक्षा विभाग व गांव की पंचायत को लिखित शिकायतें भेजी हैं। हालांकि अब तक विभाग द्वारा भवन की मरम्मत को लेकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के इस उदासीनता पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र ही विद्यालय की मरम्मत नहीं की गई तो किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी। शिक्षिका द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी स्कूल का प्लास्टर गिर गया था। ये तो गनीमत रही कि सुबह का वक्त था और स्कूल में बच्चे नहीं थे, वरना कोई बड़ी चनहानि भी हो सकती थी। वहीं इस मामले में ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा बताया गया कि मामले में संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मेरा नाम श्रीमती संतोषी परिहार है। मैं यहाँ शासकीय प्राथमिक विद्यालय इस्लाम नगर में पढ़ाने आती हूँ और यहाँ पे पहली से 5वीं तक की क्लासें लगती है और यहाँ बच्चे अभी 74 है। 1 से 5 तक क्लास में 74 बच्चे हैं और स्कूल बने हुए 30 साल हो गए हैं। 95 में बना था। अब इस स्कूल की हालत पानी ज़्यादा गिरने से 2-3 साल से प्लास्टर गिर रहा है ऊपर से और दीवारों में पानी आ रहा है और बच्चों को बिठाने में दिक्कत हो रही है। हमने लिख के अवगत करा दिया है, जन शिक्षा केंद्र पे दे दिया है, संकुल पे दे दिया है और यहाँ के सरपंच साहब को भी दे दिया है लिख के कि ये स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है। बारिश के समय में हम बच्चों को नहीं बिठा पाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा रहता है, अंदर भी घुस जाता है पानी। एक मिनट जी मैडम, क्या नाम है आपका? सरोज साकला जी, क्या समस्या? विद्यालय इस्लाम नगर यहाँ पे कार्यरत हूँ और मैं जावरा में निवास करती हूँ। हमारा स्कूल करीब 30 साल पुराना है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है। अब जब तेज़ बारिश होती है तो हम लोग बच्चों को नहीं बिठाते हैं, हमें बच्चों की छुट्टी करना पड़ती। आए दिन यहाँ का प्लास्टर गिरता है ताकि बच्चों को कोई भी जोखिम या खतरा हो सकता है, इसलिए हम बच्चों की छुट्टी कर देते हैं। हमने हमारे विभाग को भी अवगत करवा दिया, हमने हमारी ग्राम पंचायत को भी अवगत करवा दिया कि इस जर्जर बिल्डिंग को नष्ट करके या तो नई बिल्डिंग बनाई जाए या हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं और व्यवस्था की जाए। तो हमने सभी दूर सूचना कर दी है। अब अगर किसी भी प्रकार की कोई जोखिम होती है तो ये हमारी जवाबदारी नहीं है, ये ग्राम पंचायत और हमारे विभाग की जवाबदारी है। जैसा कि अभी आपने बताया कि बड़ी ही अच्छी भगवान की कृपा रहती है कि आप लोग हमेशा बच जाते हैं, क्या कैसे बच जाते हैं? कितनी बार भी इस बिल्डिंग का प्लास्टर गिरा है तो या तो ऐसा समय हुआ होगा कि 9 साढ़े 9 बजे का, ताकि बच्चे क्लास में नहीं बैठे हों, तब गिरा है, और या शाम में जब हम छुट्टी कर चुके होते हैं, बच्चों को छोड़ चुके होते हैं 4:30 पे और हम लोग बैठे रहते हैं स्टाफ वाले, उस समय में ये प्लास्टर गिरता है ताकि हमारे बच्चे हमेशा बाल बच रहे हैं और इस जोखिम से हमारे बच्चे सुरक्षित रह पा रहे हैं। तो जब तेज़ बारिश होती है तो हम अपने आप में ये निर्णय ले लेते हैं कि आज हम बच्चों को क्लास में नहीं बिठाएंगे। हम अपनी ड्यूटी पूरा दिन बैठ के करते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य खतरे में, बच्चों का भविष्य खराब है, किसी भी बच्चे के साथ हानि हो सकती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। या तो इस बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग बनाई जाए या हमें कहीं भी अदर व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ के बच्चे भी सुरक्षित रहे और यहाँ का स्टाफ भी सुरक्षित रहे और शासकीय कार्य को हम सुरक्षित तरीके से कर पाएं। राजगढ़ जिले के अधिकांश क्षेत्र में विगत 2 दिनों से रुक कर कभी रिमझिम तो कभी तेज हुई बारिश के कारण सोयाबीन की फसल खतरे में है। बुधवार एवं गुरुवार को प्रातः रुक कर रिमझिम बारिश होती रही, घने बादल छाए रहे। जिले की पचोर तहसील के गांव बूढ़नपुर सहित छायन गांव में सोयाबीन की फसल इन दिनों पहले बुवाई की गई। सोयाबीन 9560 कई किसानों के द्वारा काटकर खेतों में पड़ी है और बहुत सारी सोयाबीन खेतों में पड़ी है या काटने के बाद सड़कों पर पड़ी है। कई जगह तो कटी हुई सोयाबीन रखने के लिए खेतों में ढेरियां लगी हुई हैं। ऐसे में इन दिनों हो रही बारिश से किसान परेशान हैं। छायन गांव में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम, जिनमें हल्का पटवारी सूरज सिंह तंबर एवं ग्राम विकास सेवक संजय पाटीदार सोयाबीन के निरीक्षण करने खेतों में पहुंचे, जहां किसान रामदयालु नागर, दौलत राम नागर, कैलाश नागर, जीतमल नागर, रंगलाल नायक ने बताया कि सोयाबीन फसल में किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसानों की बीमा राशि कटने के बाद बीमा भी नहीं मिलता। टीम के द्वारा
क्रॉप कटिंग के बाद अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। वहीं किसानों का दावा है कि रुक रुक कर हो रही बारिश से सोयाबीन फसल को नुकसान हुआ है। फसल अभी खेत में खड़ी है तथा खेतों में कटी पड़ी है। बारिश का पानी खेतों में भरा हुआ है, उसके दानों में काला दाग लगने की आशंका बढ़ गई है। जवाब कर रहे हो कहीं? नहीं, आप बोलो, तुम तो बोलो तुम। पटवारी जी, ये स्थिति है हमारे यहाँ की, और जिसके बाद में इसमें सरेआम घाटा, और अभी निकालते टाइम हमने अभी कुछ निकाला है, 40-50 किलो बिगो निकल रहा है। ग्राम सेवक साहब देखो, आपने जो बोली थी वही दवाई डाली इसमें हमने, इमिडा डालो, ये फंगिसाइड डालो, ये डालो, सभी डाला हमने, पर आखिरकार हमसे हासिल नहीं होगी। क्या करें अभी आप ही बताइए। क्यों बात दादा? यही तो है, नो गलती नहीं। 50 किलो 40 किलो बिगो निकल रही है। अब ऐसी स्थिति में किसान क्या करे? हम मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमें कुछ बीमा राशि या इसके लिए राहत मिलनी चाहिए, मुआवजा। आपका बीमा मिला कि नहीं आपको? नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं मिला हमें। पिछले वर्ष भी यही कंडीशन थी, पिछले वर्ष भी यही कंडीशन थी और इस वर्ष भी यही कंडीशन। अब आपसे निवेदन है, हम आप जिसको भी अवगत कराना चाहते हैं, हम तो आपके माध्यम से जुड़े हैं, आपको ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा उनकी किसको कहें। आपसे निवेदन ये है कि आप शासन से, प्रशासन से जरूर अवगत कराएं और हमें मुआवजा और बीमा मिलना जरूर। ठीक, क्रॉप कटिंग के आधार पे जो भी आपका आएगा वो हम ऊपर तक पहुंचा देंगे। ठीक है सर, यही निवेदन। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।